डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। वायु प्रदूषण दिल्ली की स्थायी समस्या बनती गई है। इससे निपटने के लिए अनेक उपाय आजमाए जा चुके हैं, मगर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोगों का सांस लेना दुभर हो जाता है। कई बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं। लोगों को सुबह और शाम की सैर के लिए निकलने से मना किया जाता है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने बहुउद्देशीय वाहन चलाने की पहल की है। उन्होंने 28 ऐसे वाहन खरीदे हैं जो सड़कों की सफाई करने के अलावा पानी का छिड़काव करने और कोहरा हटाने का काम करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे वायु प्रदूषण रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। दरअसल सर्दी के मौसम में हवा संघनित होकर पृथ्वी की सतह के करीब सिमट आती है, जिसके चलते वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला धुआं कोहरे में घुल मिल कर गहरा हो जाता है। इस तरह तय मानक से कई 100 गुना अधिक प्रदूषक तत्व हवा में मौजूद रहते हैं। यही सांस संबंधी परेशानियों और अनेक बीमारियों को पैदा करते हैं। पानी का छिड़काव करने से प्रदूषक तत्व जमीन पर बैठ जाते हैं। इस तरह निसंदेह ये वाहन कारगर साबित हो सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र कुछ साल पहले गाड़ियों के लिए सम विषम योजना चलाई गई थी। स्मॉग टावर खड़ा किया गया। बाहर से आने वाले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश रोककर बाहरी मार्गों से उन्हें गुजरने की व्यवस्था की गई। इस साल भी सर्दी शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार ने अक्टूबर से ही मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश बंद कर दिया था। बिना प्रदूषण जांच के प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। फिर भी इस समय हवा में जहरीले सूक्ष्म कणों की मौजूदगी 400 से अधिक बनी हुई है। निसंदेह यह चिंता का विषय है। हर साल जब सर्दी शुरू होती है तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर पराली जलाने का आरोप लगाती है। इस साल पंजाब में पराली जलाने को लेकर खुद दिल्ली सरकार को भी कठघरे में खड़ा होना पड़ा। फिर केंद्र सरकार इसका सारा दोष दिल्ली सरकार पर मढ़ कर उसे घेरने का प्रयास करती है, जबकि अपेक्षा की जाती है कि इस समस्या से निपटने में सबका बराबर का सहयोग हो। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं है। करीब 25 साल पहले भी इस समस्या से पार पाने के लिए शहर में चल रहे उद्योगों को सीमावर्ती जगहों पर भेजा गया। फिर वाहनों में सीएनजी लगाया गया। धुएं को पानी में बदलने वाली अत्याधुनिक तकनीक लगे वाहन ही बिक्री के लिए अनुमोदित किए गए। बाहरी वाहनों के शहर में प्रवेश पर कड़ाई रखी गई। उसके बावजूद वायु प्रदूषण नहीं रुक पाया, तो इसकी बड़ी वजह
सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या है। तमाम अध्ययनों से उजागर है कि वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान दुपहिया वाहनों का है। फिर डीजल चालित गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इस पर रोक लगाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए, मगर उन पर अमल कर पाना शायद सरकारों के लिए संभव नहीं है। ऐसे में बहुउद्देशीय वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने में कितनी मदद मिलेगी, देखने की बात है। कोई भी देश अपनी आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने दायरे में किसी नीतिगत कार्यक्रम पर काम करता है तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चीन के मामले में यही बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि वह सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए अपने सीमा क्षेत्र में नई नीतियों पर काम कर रहा है। समस्या यह है कि वह अपने मकसद के लिए अघोषित रूप से विस्तारवादी रणनीति पर जिस तेजी से काम कर रहा है वह दुनिया भर में खासकर भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है। आधुनिक विश्व में जहां देशों की सीमा से लेकर आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर खड़े होने वाले किसी भी विवाद के संदर्भ में बातचीत या संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं चीन खुद से संबंधित किसी मसले पर अपनी सुविधा के मुताबिक कदम उठाता है, भले इसके लिए उसे किसी पड़ोसी देश की सीमाओं का नाहक अतिक्रमण तक क्यों न करना पड़े। इस मामले में चीन के साथ भारत के कड़वे अनुभव किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल किसी विचित्र अहंकार शिकार होकर चीन को पड़ोसी देशों की संप्रभुता का भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं लगती और वह उसे घेरने के लिए अलग अलग स्तर पर कुचक्र रचता रहता है। भारत को मानो उसने केंद्रीय निशाने पर रख लिया है और इसे नाहक दखल या परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता। आए दिन उसकी ऐसी हरकतें सामने आती रही हैं। हाल ही में दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत एक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ कि चीन दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में विकास कार्यों के लिए ऋण के नाम पर भारी मात्रा में धन मुहैया कराकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम या सीमित करना चाहता है। किसी देश को उसकी जरूरत के मुताबिक मदद देना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन अगर चीन आर्थिक सहायता के दम पर भारत के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ भड़काने के एजेंडे पर काम कर रहा है तो यह हर तरह से गलत और चिंताजनक है। हालांकि चीन की फितरत को देखते हुए उसकी इस तरह की हरकतें हैरानी करने वाली नहीं है। यह तथ्य है कि पिछले 2-2.5 दशक के दौरान आर्थिक और सैन्य मामलों में चीन ने अप्रत्याशित मजबूती हासिल की है, मगर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल वह अपनी विस्तारवाद की भूख को मिटाने में करना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी गतिविधियां
पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ा रहा है। दरअसल इस रास्ते वह भारत के प्रभाव को कम करके एशिया में मनमानी करने और अनैतिक लक्ष्य प्राप्त करने में हर अड़चन को हटाना चाहता है। संपूर्ण विराम।